प्यारे बच्चों, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का जो विज्ञान है, विज्ञान का जो बायोलॉजी पार्ट है, उस पार्ट का पहला लेसन जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। आइए देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या होती है। जैसा कि यहाँ लिख रखा है मैंने कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं शरीर में, उन सभी घटनाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में कई प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन होता है। आप जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं, प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो बाहरी वातावरण पर निर्भर करते हैं। अर्थात बाहरी वातावरण से जो होता है वो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में वह ऊर्जा में बदल जाता है और अपशिष्ट का परित्याग हो जाता है। तो ये जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है, ये संपूर्ण घटना जो होती है इसको हम पोषण कहते हैं। अर्थात पोषण के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, फलस्वरूप हमारा शरीर सामान्यतः कार्य करता है। अब हम देखते हैं श्वसन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसा कि जानते हैं प्रत्येक प्राणियों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया का करना आवश्यक होता है। श्वसन क्रिया में जो प्राणी होते हैं वो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो सब उपापचयी क्रियाएं श्वसन के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये है क्या है? जो प्राणी बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उसका पाचन हो जाता है, तो जो बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उसका समस्त भाग डाइजेस्ट नहीं होता है यानी पाचन नहीं होता है। कुछ ऐसे जटिल भाग भी होते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है। जैसा कि जानते हैं कि भोजन का पाचन होता है, अंत में भोजन हमारे छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचने तक जो भोजन का पार्ट है, भोजन का हिस्सा है, नहीं पचता है, उसे त्याग दिया जाता है। उस घटना को ही हम कहते हैं उत्सर्जन। इसके अंतर्गत कुछ और भी तरल पदार्थ आते हैं, जैसे जल। जो अपशिष्ट जल होता है, दूषित जल हो जाता है, उसका भी परित्याग किया जाता है, तो उसे भी उत्सर्जन के अंतर्गत ही रखते हैं। अगला है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है हमारे संपूर्ण शरीर में किसी चीज़ का भ्रमण करना। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे शरीर में भ्रमण करती है? तो आपको पता चलेगा कि एक तरल संयोजी ऊतक जिसको हम रुधिर कहते हैं, ठीक है ना। ये रुधिर हमारे शरीर में अनवरत 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है और भोज्य पदार्थों से प्राप्त जो पोषक तत्व है उसको अपने अंदर घोल करके संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और ऊर्जा का संचार करता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण। अब हम देखते हैं जनन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो विपरीत लिंग वाले प्राणियों की जरूरत होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत लिंग वाले प्राणियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जो आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि जनन क्या है। यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी अपने समान संतान या संतति को जन्म देते हैं, जो कुल या वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो यह घटना क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, ये जो जनन है, जनन वो प्रक्रिया है जिसमें जो प्राणी हैं वो अपने समान ही संतान को जन्म देते हैं और इससे उनका वंश या उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है और उस जीव का अस्तित्व कायम रहता है। अब अगला हम देखते हैं परिवहन। परिवहन का संबंध विशेष करके पादपों से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कोई पादप होता है, उस पादप में दो भाग होते हैं। एक ये जड़ भाग होता है जिसको हम जड़ तंत्र कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और एक ऊपर होता है ज़मीन के ऊपर जिसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र।
प्ररोह तंत्र में फूल, पत्ती, तना, शाखाएं सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ में जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें मिट्टी में जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनको जल में घोल करके ये जड़ें पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं परिवहन। अर्थात परिवहन के माध्यम से क्या होता है, ये जो तरल होता है यानी खनिज, लवण, मिनरल जो होता है, ये जड़ों के माध्यम से फिर फ्लोएम, जाइलम, ऊतकों के द्वारा संपूर्ण पौधों के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस घटना को हम कहते हैं परिवहन। अब ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लिखा है पोषण की आवश्यकता, यानी प्राणियों को पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राणियों के जीवित रहने के लिए, उनके शरीर के विकास और वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के माध्यम से पोषक तत्व प्राणियों के शरीर में पहुँचता है और प्राणी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब लिखा है पोषक तत्व। ये पोषक तत्व हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भोजन में 5 मुख्य पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है या पाए जाते हैं। होते तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन 5 पोषक तत्व जो होते हैं, इनके अभाव में आपका भोजन संतुलित भोजन नहीं माना जाता है। उन 5 को हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है, जो हमको रोटी से, जो हमको चावल से, जो हमको कंद प्रकंद से, जो हमको मक्का से प्राप्त होता है। दूसरा है वसा। वसा का मतलब होता है फैट। ये फैट हमको तेलीय पदार्थ से मिलता है, जिसके अंतर्गत आपका घी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। जितने भी तेलीय पदार्थ हैं वो सभी तेलीय पदार्थ से हमको वसा प्राप्त होती है। और तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दाल आदि में पाया जाता है। इसके अलावा दूध में, अंडा में और मछली में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला है विटामिन। विटामिन क्या है? ये विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं। विटामिन के अभाव में हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो तमाम बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। विटामिन कई प्रकार की होती हैं, प्रत्येक विटामिन का अलग अलग काम होता है। विटामिन अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करती हैं। अब अगला है जल तथा खनिज लवण। जैसा कि अभी मैंने पादप का जिक्र किया था, जो कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों को भी जल की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि हमारे शरीर को तो होती ही है, पेड़ पौधों को भी प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ये खनिज लवण जो है, मिनरल्स, इसको भी ग्रहण करते हैं। तो यह इसे ठोस अवस्था में नहीं ले सकते, इसलिए खनिज लवण का, खनिज पदार्थों का इस जल में घुलना आवश्यक होता है। जल में घुल करके घुलनशील अवस्था में ये सारे तत्व, पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पोषण के प्रकार, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण। इसमें लिखा है ऐसे जीव जो कार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। वह सभी स्वपोषी कहलाते हैं। और जो यह क्रिया होती है, इस क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। यानी यह ऐसी क्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा, आप आसानी से जान सकते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे इसके अंतर्गत विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। अब हम देखेंगे विषमपोषी। विषमपोषी, जैसा कि मैंने परिभाषा लिख रखा है यहाँ पर, कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। और इन्हें विषमपोषी भी कहा जाता है। और यह जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं परपोषण या विषम पोषण, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम सभी आ जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। जैसे हम मानव हैं, हम सभी पेड़ पौधों पर कैसे निर्भर हैं, हम सभी खाते हैं साग सब्जी और अनाज। तो साग सब्जी और अनाज हमें किससे मिलता है, पेड़ पौधे और वनस्पतियों से मिलता है। ठीक ऐसे ही जो बकरी है, बकरी भी परपोषी है या विषमपोषी है। कैसे है, क्योंकि यह भी जीवित रहने के लिए घास पर निर्भर रहती है। ऐसे ही सभी प्राणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
कहीं न कहीं पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं विषमपोषी प्राणी, और यह पोषण विषमपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुपोषी और विषमपोषी या परपोषी की पहचान आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। शेष जानकारी हम अगले एपिसोड में लेकर के आपके बीच में पुनः हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।